हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपना आप लोग बहुत ध्यान रख रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करना चाहता हूं सीपीटी के सेकंड अध्याय का जो विषय है द न्यू लेफ्ट, नव वामपंथ। नव वामपंथ एक बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है। इस विचारधारा का उदय मार्क्स के अवसान के बाद हुआ। मार्क्स की जब मृत्यु हो चुकी थी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, लगभग ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, उसके बाद से मार्क्स की विचारधाराओं को जो यथार्थ में उतारने का प्रयास किया गया था वो लेनिन के द्वारा, स्टालिन के द्वारा और माओ के द्वारा। लेनिन, स्टालिन और माओ ने जिस मार्क्सवाद के विचारधारा को यथार्थ में रूपांतरित करने का प्रयास किया था वो एक प्रकार से एक ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म था। दैट वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म। लेकिन मार्क्स का ये जो परंपरावादी स्वरूप था ये 1930 के बाद का जो समय आता है, आफ्टर द 1930s, उसके बाद का जो समय आता है उसमें एक नए प्रकार के विचारधारा का जन्म होने लगा था। वैश्विक परिस्थितियों में बदलाव आने लगा था और साथ साथ जो मार्क्सवादी विचारक थे उन्होंने जब ये देखा कि जो पाश्चात्य औद्योगिक देश थे, जो एडवांस वेस्टर्न कंट्रीज थी, वहाँ पर मार्क्सवाद का ह्रास नहीं हुआ, उद्योगवाद बढ़ता जा रहा था। इंडस्ट्रियलिज्म वॉज ऑन द राइज। द वर्किंग क्लास वॉज ऑल्सो नॉट वेरी मच डिससेटिस्फाइड करस्पॉन्डिंगली। जैसे जैसे उद्योग आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे व्यापार आगे बढ़ रहा था पाश्चात्य देशों का, वैसे वैसे मार्क्स के विचारधारा के अनुसार एक असंतोष भी उत्पन्न हो जाना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट हैपन। बल्कि उस समय पाश्चात्य देशों की परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन देखने को मिला कि जब ये लगा कि सर्वहारा वर्ग ने भी एक प्रकार से मार्क्सवाद से एक भिन्न रास्ता अपना लिया है, क्योंकि उस सर्वहारा वर्ग में भी एक संपन्नता का प्रवेश करने लगा था। प्रॉस्पेरिटी हैड स्टार्टेड राइजिंग अमंग द प्रोलेटेरियन क्लास। पाश्चात्य देशों ने जैसे जैसे उद्योगवाद बढ़ा उनके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी करना आरंभ कर दिया। इसलिए जो क्लास वॉर की जो थ्योरी थी, जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन थी, जो एंटागोनिज्म की जो थ्योरी थी मार्क्स की, वो ऐसा लगने लगा कि 1930 के बाद अब ये सफल नहीं हो पाएगा। और इस दिशा में कई विचारक हमारे सामने आते हैं। वो कौन से विचारक हैं? जैसे चे गुएरा, जैसे फ्रांस फैनन, जैसे जॉन पॉल सात्रे, जैसे एरिक फ्रॉम, जैसे ओटो ख्रिशमर, जैसे वॉल्टर बेंजामिन। ये ऐसे कुछ विचारक थे जिन्होंने इस बात को, जो ट्रेडिशनल जो मार्क्सियन आइडियोलॉजी थी, उसको चैलेंज करना आरंभ कर दिया। उन लोगों को लगा कि संभवतः जो परंपरावादी मार्क्स है अब आज के समकालीन परिस्थितियों में बहुत अब उचित विचारधारा नहीं रह गई है, क्योंकि इससे अब सामाजिक परिवर्तन की दिशा में अधिक काम नहीं हो सकता है। इस वजह से एक नया विचार सामने आने लगा और उस नए विचार को ये कहा जाने लगा द न्यू लेफ्ट, यानी मार्क्सवादी दिशा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखने लगा। अब ये देखिए, ये जो परिवर्तन दिखने लगा उससे स्पष्ट हो गया कि ये भले ही मार्क्सवाद का एक स्वरूप है लेकिन ये एक भिन्न मार्क्सवाद है। ये दिस इज मार्क्सिज्म विद अ डिफरेंस। दिस इज नॉट ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म, दिस इज मार्क्सिज्म रिबॉर्न, और वी कैन से दिस इज अ न्यू वेरिएंट ऑफ मार्क्सिज्म, अ न्यू मैनिफेस्टेशन ऑफ मार्क्सिज्म इन न्यू सर्कमस्टांसेस। मार्क्सवाद का एक नया स्वरूप सामने आने लगा जिसको कुछ विद्वानों ने कहा कि मार्क्सवाद से सर्वथा भिन्न था। ये परंपरावादी मार्क्सवाद से बहुत भिन्न दिखने लगा था।
ये मार्क्सवाद का कुछ लोगों ने कहा एक नया अवतार एक प्रकार से। इस तरह से ये जो लेफ्टिस्ट थ्योरी का एक जो पुनर्जन्म हमारे सामने होता हुआ दिखता है, इसी को कहा गया द न्यू लेफ्ट। अच्छा, अब यहाँ पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, इट विल बी आई थिंक वेरी मच डिजायरेबल टू नो व्हाट इज लेफ्ट एंड राइट। ये वाम और दाम क्या है, ये हम क्यों लेफ्ट को मार्क्सिज्म से जोड़ते हैं? व्हाट इज द रीजन व्हाई वी अटैच द लेफ्ट विद मार्क्सिज्म? हम क्यों नहीं लेफ्ट को वेस्टर्न थ्योरी से अटैच करते हैं? देयर इज अ रीजन टू इट। अब वो रीजन ये है कि ड्यूरिंग द डेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन अराउंड द ईयर 1789, द फ्रेंच पार्लियामेंट व्हेन इट यूज्ड टू सिट, तो वहां पर जैसे स्वाभाविक होता है पार्लियामेंट में एक स्पीकर भी होता है। फ्रांस में जो लोग परिवर्तन चाहते थे, फ्रांस में जो लोग चाहते थे कि फ्रांस में एक व्यापक क्रांति हो, जो चाहते थे राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्रांति के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से, जो लोग यथास्थिति से असंतुष्ट थे, जो लोग विद्रोह करना चाहते थे, दे स्टार्टेड सिटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द स्पीकर। उन लोगों ने अपने एक समूह बनाकर अपनी एक अलग पहचान के रूप में सामूहिक रूप से फ्रेंच पार्लियामेंट यानी नेशनल असेंबली के स्पीकर के बाएं तरफ बैठना आरंभ कर दिया। इसलिए उनको लेफ्टिस्ट कहा जाने लगा। सिंबॉलिकली, सांकेतिक रूप से उनको लेफ्टिस्ट कहा जाने लगा। यानी जो लोग स्पीकर के लेफ्ट में बैठे हैं वो सब लोग क्रांति के समर्थक हैं, वो सब लोग समाज में एक व्यापक परिवर्तन के समर्थक है। शक्ति के आधार पर, विद्रोह के आधार पर समाज में परिवर्तन होना चाहिए, यथास्थितिवाद में बिल्कुल से बदलाव आना चाहिए। इसलिए उनको सांकेतिक रूप से, सामूहिक रूप से वामपंथी कहा जाने लगा, जो लोग स्पीकर के लेफ्ट में बैठने लगे थे। ठीक इसके विपरीत जो लोग स्पीकर के दाएं तरफ बैठने लगे वो ठीक दूसरी विचारधारा के थे। क्या विचारधारा? अर्थात वो चाहते थे कि यथास्थितिवाद बना रहे। वो भी चाहते थे कि समाज में परिवर्तन हो, लेकिन क्रांति के माध्यम से नहीं, विद्रोह के माध्यम से नहीं। Changes in the society should take place, but not through violence, not through revolution, not bringing about, bringing change through destruction of life and property. इस तरह से उनकी सोच बिल्कुल एक दूसरी प्रकार की थी। तो वो शांतिपूर्व परिवर्तन लाना चाहते थे, ये क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते थे। जो लोग राइट की तरफ बैठते थे स्पीकर के, they were favoring the established order, the order of the day. They wanted the status quo. They wanted an element of discipline and order to prevail in the society. समाज में अनुशासन बना रहे, समाज में व्यवस्था बनी रहे, किसी भी प्रकार का रक्तपात या हिंसा नहीं होना चाहिए। परिवर्तन को वो भी हिमायती थे, लेकिन इस प्रकार से नहीं कि हिंसा या विद्रोह या क्रांति के माध्यम से। तो ऐसे वो लोग जो क्रांति के समर्थक नहीं थे, जो यथास्थितिवाद के समर्थक थे, संवैधानिक परिवर्तन के माध्यम से जो लोग परिवर्तन चाहते थे, दे एज अ सिंबल स्टार्टेड सिटिंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ द स्पीकर एंड देयरफॉर दे केम टू बी कॉल्ड एज द राइटिस्ट। तो ये फ्रांस से संबंधित ये एक विषय है, इसलिए ये बात जानना आवश्यक है। हम लोग चूंकि राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो हम लेफ्ट किसको कहेंगे, राइट किसको कहेंगे, कभी भी इस प्रकार का विषय उठे, एटलीस्ट यू मस्ट बी इन अ पोजिशन टू एक्सप्लेन। तो ये तो एक बात ये पूरी हो गई। लेकिन यहाँ बात अब जो सामने आती है, व्हाट इज द न्यू लेफ्ट? तो लेफ्ट तो वो हो गया, मार्क्सिज्म इज ऑल्सो अ लेफ्टिस्ट थ्योरी, बिकॉज मार्क्सिज्म बिलीव्स इन द थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। It wants a complete change in the society. It wants to bring about the established order. It wants to bring the total end of the established order through violence, through revolution, through class war, through class struggle. इसलिए automatically Marxism is categorized as a leftist theory. अब लेकिन आज के संदर्भ में जो ये बात हम आपसे कर रहे हैं इस लेक्चर के माध्यम से, इसमें द न्यू लेफ्ट क्या है, इसमें न्यू लेफ्ट क्या है, इसमें नया वाम पंथ क्या है। अब देखिए, इसमें मॉरिस क्रैन्स्टन ने इस बात को स्पष्ट किया है। मॉरिस क्रैन्स्टन जो अमेरिका के बहुत बड़े विद्वान हैं,
जो मानव अधिकारों के संदर्भ में भी इन्होंने बहुत बात कही है, उनकी पुस्तक है व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, बहुत चर्चित पुस्तक है। तो मॉरिस क्रैंस्टन ने एक पुस्तक लिखी थी द न्यू लेफ्ट, 1970 में पब्लिश हुई थी, और उन्होंने इस पुस्तक में द न्यू लेफ्ट 6 क्रिटिकल एसेज, द न्यू लेफ्ट 6 क्रिटिकल एसेज, ये 1970 में ये पुस्तक लिखी गई थी मॉरिस क्रैंस्टन के द्वारा। और मॉरिस क्रैंस्टन ने इस पुस्तक में स्पष्ट किया था कि ये जो नया वाम विचारधारा है जो सामने उभर के आई है 1930 के दशक के बाद, ये एक प्रकार से एक नया वाम विचारधारा है। इट्स अ न्यू लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, इट इज़ नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ द ओल्ड और द ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म। उन्होंने बात स्पष्ट कर दिया, अर्थात ये पुरानी जो पुरानी या परंपरावादी मार्क्सवादी विचारधारा, ये उसका एक्सटेंशन है, उसका विस्तार नहीं है, बट इट इज़ ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड मार्क्सिस्ट थियरी। तो यहाँ पर अगर हम मॉरिस क्रैंस्टन की बात को अथॉरिटेटिवली लें और साथ में अन्य विचारकों को भी, तो हमें ये इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, इसीलिए इसको कहा गया द न्यू लेफ्ट। नाउ द न्यू लेफ्ट इन द वर्ड्स ऑफ मॉरिस क्रैंस्टन इज नॉट अ रिएक्शनरी मूवमेंट अगेंस्ट द ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म। उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया, ये प्रतिक्रियात्मक ये आंदोलन नहीं है परंपरावादी मार्क्स के विरोध में। इट इज़ नॉट अ रिएक्शनरी मूवमेंट, ये एक विरोध, ये केवल एक मात्र प्रतिक्रियात्मक आंदोलन नहीं है, बल्कि इट ट्राइज टू रीएस्टैब्लिश मार्क्सिज्म इन ऑल टुगेदर न्यू कंटेम्परेरी सर्कमस्टांसेस। आज के समकालीन समाज में जहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत बदल चुकी हैं, वहाँ पर मार्क्सवाद को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इट इज़ समथिंग saying like that Marxism is reborn, but in a new variety, but in a new avatar we can say, in a new format, एक नए कलेवर के साथ एक नए फॉर्मेट में मार्क्सवाद का जो जन्म होता है 1930 के बाद, जो मॉरिस क्रैंस्टन ने इस बात को स्पष्ट किया है। अब इस पुस्तक में मॉरिस क्रैंस्टन ने 6 महत्वपूर्ण, ये एक एडिटेड बुक है, और इस एडिटेड बुक में उसने 6 प्रमुख जो नए वामपंथी विचारक हैं उनके विचारों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। उसमें कौन कौन से हैं? एक तो उसमें चे गुएवारा है, जिनका नाम अभी हमने आपसे लिया, चे गुएवारा। दूसरे हैं इसमें जो प्रमुख हैं उनके नाम चे गुएवारा है। उसमें दूसरे हैं जॉन पॉल सार्त्रे, जॉन पॉल GAN, जीन है, इंग्लिश में जीन कहेंगे, लेकिन चूंकि फ्रेंच भाषा का ये शब्द है इसलिए जॉन पॉल सार्त्रे इसको कहा जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन में जॉन हो जाता है, JEAN, जीन को, यानी जॉन पॉल सार्त्रे। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी जो उसका महत्वपूर्ण विचारक है वो उसे कहते हैं फ्रांस फैनन। चौथा जो विचारक है महत्वपूर्ण है उसे हम कहते हैं कामाइकल, है ना। तो ये तो 4 तो जो है ये तो सबसे महत्वपूर्ण विचारक, इसके अलावा 2 अन्य और भी विचारक हैं। अब मॉरिस क्रैंस्टन ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बताया है कि द न्यू लेफ्ट क्या है। उसने कहा जो न्यू लेफ्ट है ये परंपरावादी मार्क्सवाद से काफ़ी डिफरेंट है। और किस प्रकार से डिफरेंट है? उसने कहा जो परंपरावादी मार्क्सवादी विचारधारा है, द ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म। व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म? परंपरावादी जो मार्क्सवाद है वो बेसिकली लेनिनिज्म है, वो स्टालिनिज्म है, वो माओइज्म है। दीज आर द एस्टैब्लिश्ड वेरिएंट्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म। ये मार्क्सवाद का जो स्थापित जो स्वरूप है, यानी मार्क्सवाद इन चीज़ों से वो हमारे सामने यथार्थ में दिखता है। मार्क्सवाद एक थ्योरी है, इट इज़ अ फिलॉसफी, इट इज़ अ आइडियोलॉजी, बट दिस आइडियोलॉजी हैज़ बीन brought on earth or in reality through Lenin, through Stalin, through Marxism, through Mao and other thinkers as well, or other activists also. इसलिए ये परंपरावादी मार्क्स है। जबकि आधुनिक जो मार्क्स है, जो आधुनिक जो लेफ्ट है, जो मॉडर्न जो लेफ्ट है या जो न्यू लेफ्ट है जिसको कहता है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म। ये परंपरावादी मार्क्स से बहुत ज़्यादा अंतर इसका है। क्यों अंतर है, किस प्रकार से अंतर है? देखिए, अब इस बात को और स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है, और भी जैसे उनके दूसरे विचारकों के विचार हमारे सामने जैसे आते हैं। यह माना गया है कि बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में अब झगड़ा इस बात का नहीं है कि फ्यूडलिज्म वाले समाज में जैसे जमींदार और जागीरदारों को लेकर लड़ाई होती थी, सामंतवाद को लेकर लड़ाई होती थी फ्यूडलिस्टिक एरा में। आज का समय वो नहीं है। द मोड ऑफ स्ट्रगल हैज चेंज्ड। आज कैपिटलिज्म का भी विशुद्ध समय नहीं है।
आज जैसे कहते हैं वो इंडस्ट्रियलिज्म का भी विशुद्ध समय नहीं है, क्योंकि उद्योगवाद था, जो औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी, आज उस प्रक्रिया से आदमी आगे बढ़ चुका है, समाज आगे बढ़ चुके हैं। लगभग हर देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती जा रही है, चाहे वो पाश्चात्य देश हों, चाहे वो गैर पाश्चात्य देश हों, चाहे तीसरी दुनिया के देश हों, सब जगह उद्योगवाद बढ़ता जा रहा है। इसलिए आज का वो समय जो है वो मिल मालिक और मजदूरों के मध्य संघर्ष वाला समय नहीं रह गया है। सो अगेन दे से दैट द मोड ऑफ स्ट्रगल हैज चेंज। ये परंपरावादी मार्क्स जिस बात को विश्वास करता था, अब ये वो वाली परिस्थितियां नहीं रह गई हैं। टुडे वी आर लिविंग इन अ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आज हम लोग उत्तर औद्योगिक समाज में रह रहे हैं। उत्तर औद्योगिक समाज से तात्पर्य क्या? उत्तर औद्योगिक समाज यह है कि आज औद्योगिकरण लगभग विश्व के सभी देशों में फैल चुका है। कई देशों में बहुत उन्नत स्तर पर पहुंच चुका है और कहीं कुछ देशों में ये अभी आरंभिक स्टेज में। बट ऑल सेड एंड डन, industrialization has taken roots in almost all countries of the world, irrespective whether it is the countries of the west or the east or the countries of the north or the countries of the south. But industrialization has become a reality of the present day world. इसलिए अब जो समस्या आज के देश की आज के विश्व की समस्या है, औद्योगिकरण के जब हो चुका है, तब आज के समय में व्यक्तियों के सामने, आम जनता के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। इसलिए ये न्यू मार्क्सिज्म इसलिए कहा गया, द न्यू लेफ्ट इसको कहा गया है, क्योंकि ये दोनों प्रकार के विचारधाराओं का बहुत बड़ा ये खंडन करता है। बहुत कट्टर आप कह लीजिए कि ये विरोध करता है, चाहे वो स्थापित मार्क्सवाद का हो, चाहे पाश्चात्य पूंजीवाद का हो। इट अपोजेस both kinds of systems, whether it is a communist system or whether it is western capitalist countries। चाहे पाश्चात्य पूंजीवादी देश हों, चाहे सोवियत स्टाइल ऑफ कम्युनिज्म वाले देश हों। आज तो सोवियत यूनियन नहीं रहा, लेकिन कुछ अभी देशों में आज के संदर्भ में अगर बात करना तो उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये पहले की थ्योरी है, कुछ 1930 और 40 के बाद की थ्योरी है। एंड इट कंटिन्यूज, वी कैन से इट कंटिन्यू टिल द ईयर 1990 when communism was ultimately brought to an end worldwide with the dismantling of the Berlin Wall in 1989 and with the disintegration of Soviet Union। कम से कम उस समय से पहले तक ये न्यू लेफ्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बातें चल रही थी, लेकिन आज के संदर्भ में भी इसकी इनके द्वारा जो उठाए गए मुद्दे हैं आज भी कुछ रेलिवेंट अवश्य है। तो अब जब इसे कहा गया द न्यू लेफ्ट, अब देखिए जो न्यू लेफ्ट है ये किस तरह से हम बात आप इससे कर रहे हैं, इस संदर्भ में कर रहे हैं। हाउ इज द करंट लेफ्ट और द कंटेम्प्रेरी लेफ्ट डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड लेफ्ट। एक पहली बात तो हमने आपको ये बताई कि पहले डिफरेंस क्या है कि जो पहले वाला जो मार्क्सवाद था, जिसको हम लेनिनिज्म के नाम से जानते हैं, स्टालिनिज्म के नाम से जानते हैं या माओइज्म के नाम से जानते हैं, इट इज़ नो मोर द सेम लेफ्ट एज ऑफ टुडे। आज के संदर्भ में वो वाला पुराना वाला नहीं है मार्क्सवाद। तो फिर क्या है ये? फिर अब देखिए इसके संदर्भ में कहा गया है, ये जो आज का जो बात कही गई है, दे अपोज यानी जिस चीज़ को ये प्रमोट करना चाहते हैं न्यू लेफ्ट, दे आर रेडिकली अपोज टू एनी काइंड ऑफ डोमिनेशन। यानी किसी भी प्रकार के डोमिनेशन को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के वर्चस्व को या अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। अब देखा जाए तो क्या ये मार्क्सवाद में वर्चस्व का सिद्धांत था? क्या मार्क्सवाद में भी लोगों को दबाया जाता था? वहाँ पर तो ऐसे तो देखा जाए मार्क्सवाद तो इट इज़ अ थ्योरी विच गोज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वो तो शोषण के विरुद्ध का सिद्धांत है, वो तो दमन का विरोध करने वाला सिद्धांत है। तब इसमें भी क्या ये जो न्यू लेफ्ट है उसके समर्थक क्या इसको भी मानते हैं इट इज़ अ थ्योरी रिलेटेड टू डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन और सेपरेशन? यस, न्यू लेफ्ट रियली बिलीव्स इन दिस डिक्टम, कि उसका मानना है कि केवल उसको समस्या वेस्टर्न कैपिटलिज्म से ही नहीं है, पाश्चात्य पूंजीवादी समाजों से भी नहीं है, उसको घोर आपत्ति है जो स्थापित जो मार्क्सिस्ट स्टेट्स हैं अपने समय के, जो अभी तो 1940, 50, 60, 70, 80 के दशक तक जो भी सोवियत स्टाइल वाले कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, उन सब से उसको बहुत बड़ी शिकायत थी, क्योंकि उसको लगा कि उनको ये लगता था कि इन समाजों में दीज आर क्लोज सोसाइटीज। सोवियत सोसाइटी वॉज बेसिकली अ क्लोज सोसाइटी और द allies of the Soviet Union who too were following communism in one way or the other, they too were closed systems
वो बंद समाज से, बंद व्यवस्थाओं के पोषक थे और इसलिए वहां पर दमन अच्छा खासा होता था. सो दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट both the Soviet style of Marxism as well as the obviously the Western capitalism. For them it is they are supposed to be totally rejected by the new leftists as like the old leftist, है ना. लेफ्टिस्ट कोई भी हो वो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को या कैपिटलिज्म को स्वीकार नहीं करेगा. अब यहाँ अगली बात ये आती है कि जब हम ये देखते हैं कि न्यू लेफ्ट के बारे में बात करते हैं, जो न्यू लेफ्टिस्ट जो विचारक हैं जैसे ओटो ख्रिश्चमन हैं, वॉल्टर बेंजामिन हैं या पॉल लजार्स फील्ड है, इस प्रकार के जो विचारक हैं और अन्य विचारक जो हैं नव वामपंथ के, उनके ऊपर किसका इम्पैक्ट पड़ा है? मार्क्स का इम्पैक्ट पड़ा है. वी नो इट वेरी वेल. मार्क्स ही इज द रूट, इज द यू कैन से द मूविंग स्पिरिट behind all the leftist or the communist thinkers. He is a father figure to everyone. लेकिन मार्क्स के जीवन के दो पहलू हैं. एक पहलू वो जिसे हम कहते हैं द अर्ली मार्क्स और दूसरा पहलू है द लेटर मार्क्स. जो अर्ली मार्क्स है उसको आपने पढ़ा होगा, वो तरुण मार्क्स कहलाता है, वो द यंग मार्क्स कहलाता है, द मार्क्स ऑफ हिज इनिशियल डेज कहलाता है. अपने 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 जिसे आप कह लीजिए कि अपने कम उम्र वाला मार्क्स, वयस्क मार्क्स आप कह लीजिए, यानी द मैच्योर मार्क्स, यानी तरुण हम कह लें द एडोलेसेंट मार्क्स. और ये जो उसके जो यंग पीरियड है लाइफ का, जो अर्ली मार्क्स जिसे हम कहते हैं, वो रिफ्लेक्ट होता है उसकी वहाँ पर आइडियोलॉजिकल जो थिंकिंग हमारे सामने आती है. द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844. द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 ये उसकी पुस्तक थी जो मार्क्स ने बहुत अर्ली समय में लिखा था, 1844 के लगभग, तभी तो नाम ही पड़ा है द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844. इस पुस्तक में मार्क्स ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, कहा कि किस प्रकार से समाज में, पूंजीवादी समाज में मनुष्य की दुर्दशा होती है, किस प्रकार से how individuals are being dehumanized in capitalist societies, in capitalist countries. इसीलिए उसने इस पुस्तक में एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया जिसको कहा जाता है द थ्योरी ऑफ एलियनेशन, अलगाव का सिद्धांत. द थ्योरी ऑफ एलियनेशन, अलगाव का सिद्धांत. और इस पुस्तक में मार्क्स ने इस बात को स्पष्ट किया कि एक मजदूर, एक श्रमिक हर चीज़ से दूर होता चला जाता, अलगाव बढ़ता जाता है. जिस प्रकार से जैसे जैसे वो मशीनों पे काम करता है वो सबसे दूर होता चला जाता है. वो परिवार से दूर हो गया, वो समाज से दूर हो गया, वो अपने आप से स्वयं दूर हो गया, पूरे इस जगत से दूर हो गया. केवल वो अब एक छोटे से कमरे में और मशीनों के साथ दिन रात काम करता रहता है. इसलिए वो कहता है कि ऐसी दुर्दशापूर्ण स्थिति से उबरना चाहिए, उनको निकालना चाहिए. जो जनता है, आम जनता से तात्पर्य श्रमिक है, जो मजदूर है. और इसी मुझसे बहुत कुछ बातें कही हैं. वो इस पुस्तक में ये स्पष्ट होता है कि मार्क्स कितना संवेदनशील था. ही वॉज वेरी सेंसिटिव to the rampant exploitation that was prevailing in the society, particularly in the capitalist countries, and he wanted the emancipation of the workers from these dehumanizing conditions. लेकिन बाद में ये अर्ली मार्क्स का है. तो अब जो लेटर जो न्यू लेफ्ट आता है वो इसी अर्ली मार्क्स को ही वो पिकअप करता है. उसके लिए अर्ली मार्क्स, तरुण या युवा जो मार्क्स है, वही उसका आप कह लीजिए स्वीकार योग्य स्वरूप है. द फिलोसफर्स और द थिंकर्स ऑफ द न्यू लेफ्ट, they accept the young Marx only, not the later Marx. उस युवा या तरुण मार्क्स को स्वीकार करते हैं, वयस्क मार्क्स को नहीं, वयोवृद्ध मार्क्स को नहीं. They are not in favor of accepting any inspiration from an elderly Marx. वो वयस्क हो गया, वो बाद में बुढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, लेकिन उसने उसी कालांतर में उसने संघर्ष के सिद्धांत के बारे में कहा, उसने क्रांति के सिद्धांत के बारे में कहा, उसने वर्ग विभेद के बारे में कहा. ये सारी जो थ्योरीज उसकी आती हैं, सरप्लस वैल्यू की जो थ्योरी आती है, ये अब इन लोगों को स्वीकार्य नहीं है. यानी जो न्यू लेफ्ट है उनका ध्यान इस चीज़ पर नहीं है. वो युवा मार्क्स यानी उसका संवेदनशील जो मनस्थिति थी उसको उठाना चाहते हैं. जो संवेदनशील जो मार्क्स है वो बात करता है एक आम मजदूर के दमन का,
वो बात करता है किस प्रकार से एक आम मजदूर दमनकारी परिस्थितियों में वो एक पशुवत रह रहा है. He is getting dehumanized. He is living under slave-like conditions. His existence has been reduced to a mere animal, and therefore he wants a liberation and emancipation of the workers, of the industrial workers. इसलिए इन बातों को जा कहा गया है कि द अर्ली मार्क्स. अब इस अर्ली मार्क्स को ही फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिज्म है, मार्क्सवाद का जो फ्रैंकफर्ट समुदाय है, ये इसी बात को अर्ली मार्क्स को लेकर चलता है. तो इन अ वे जब हम न्यू लेफ्ट कहते हैं तो न्यू लेफ्ट का संबंध सीधे सीधे फ्रैंकफर्ट स्कूल से भी है. बोथ आर अटैच विथ ईच अदर, क्योंकि फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो विचारक हैं वो सब न्यू लेफ्टिस्ट ही कहलाते हैं. चाहे वो हर्बर्ट मार्क्यूज हो, चाहे वो शे गोएब्रा हो, या वो फ्रांस फैनन हो. इस प्रकार के विचारक ये सब फ्रैंकफर्ट समुदाय के ही हैं. इसलिए बहुत ज़्यादा दोनों में समानता है. इसलिए ये जो जब न्यू लेफ्ट के बारे में बात करते हैं तो न्यू लेफ्ट का दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि वो यंग मार्क्स को ही वो स्वीकार करते हैं, वो लेटर मार्क्स को नहीं स्वीकार करते हैं. तो ये दूसरा इसका विषय. अब तीसरा विषय ये है कि आखिर जो न्यू लेफ्ट की जो विचारधारा चली, इसका उदय कहाँ से हुआ है. अब न्यू लेफ्ट का जो प्रारंभिक अगर हम बिंदु कहें, हालांकि इसमें विचारधाराएं तो आती रही थी 1930 के बाद से ही, जैसे मैंने कहा भी, लेकिन अगर यथार्थ पर देखें, यथार्थ के धरातल पर देखें, इन रियलिटी व्हेन वी सी द प्रॉब्लम ऑफ, और वी कैन से द मूवमेंट ऑफ न्यू लेफ्ट बिगन इन अमेरिका. अमेरिका के विश्वविद्यालयों से ये नववामपंथ की प्रक्रिया आरंभ हुई. इन द ईयर 1964, 1964 में in the California University students, or the students of the university, they went up in arms. They revolted against the university. In fact, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के जो छात्र थे, 1964 की बात है ये, जब उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया. और प्रशासन के जो विश्वविद्यालय के विरुद्ध विद्रोह किया था, वो उसका विषय ये था कि दे वांटेड एंट्री ऑफ द स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स. वो विश्वविद्यालय की राजनीति में छात्रों के प्रवेश के लिए वो आंदोलन कर रहे थे. उस समय विश्वविद्यालय में छात्रों को लेकर जो प्रवेश करने की प्रक्रिया थी वो थोड़ी जटिल थी. एंड जो इन विद्यार्थियों के अगर हम इनकी बात को देखें तो उन्होंने उसमें लिखा था, लॉट ऑफ इम्पेडिमेंट्स वर बीइंग इरेक्टेड फॉर देयर एंट्री इनटू द यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स, द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पॉलिटिक्स. तो इसलिए वो चाह रहे थे कि उनका जो विद्रोह था, देखिए विद्रोह यहीं से शुरू हुआ था. और विद्रोह यानी ये जो बगावत हुई थी, उन्होंने अपने ही विश्वविद्यालय के विरुद्ध किया था, अपने अधिकारियों के विरुद्ध में किया था. दूसरी बात, ये जो विद्रोह का एक और कारण था, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा फायर आर्म्स या हथियार नहीं चले थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें आक्रोश था इन छात्रों में. और दूसरा जो इनका ये आंदोलन था, वो आंदोलन था अमेरिका की जो उस समय वियतनाम जो वॉर चल रहा था, अमेरिका का वियतनाम के साथ जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध का ये विरोध कर रहे थे. और ये उनका क्योंकि मानना था दिस इज एन इंपीरियलिस्टिक वॉर. दिस वॉर वॉज बीइंग वेज्ड अगेंस्ट अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री. And America was trying to stifle the voice of the third world countries as well as Vietnam in particular. इसलिए उन्होंने अमेरिका के जो युद्ध नीति थी, जिसको उन्होंने कहा ये एक औपनिवेशिक ये एक नीति है, इसके विरोध में विद्रोह किया. अब देखिए 1964 में जो कैलिफोर्निया से जो बगावत चली, आंदोलन चला, इसकी परिणति होती है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1968 में, इन 1968. दिस कल्मिनेट्स इन द कोलंबिया यूनिवर्सिटी. और इस 1968 में तो व्यापक इसमें लॉकआउट हो गया. जैसे आजकल हम लोग लॉकआउट देख रहे हैं, उसी तरह से अमेरिका के इस यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी लॉकआउट हो गया, यानी तालाबंदी कर दी गई. द यूनिवर्सिटी ऑफिसेज वर लॉक्ड, द क्लासरूम्स वर लॉक्ड, एंड ऑल द स्टूडेंट्स दे केम आउट इन द ओपन. उसमें केवल विद्यार्थी नहीं, तुम्हें बहुत सारे शिक्षक भी थे.
तो अब देखिए इसमें एक बहुत बड़ा उसमें आयोजन भी किया, संगोष्ठियां भी आयोजन की गई, इसमें बहुत सारे भाषण भी हुए और ये सारी बातें हुई थी। अब देखिए न्यू लेफ्ट यहाँ से और मजबूत होता चला गया है, ये जो नई जो वामपंथी विचारधारा थी यहाँ से और मजबूत होती चली गई, क्योंकि इस विचारधारा में इस आंदोलन में अधिकांश वो लोग थे जो इमिग्रेंट्स थे, अर्थात जो बाहर से जो लोग आए हुए थे, दूसरे देश से जो लोग अमेरिका में आके बस गए थे, विशेष रूप से जो छात्र थे जो पढ़ने के लिए आए थे, उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि अमेरिका में उनके साथ वर्ग विभेद हो रहा है, उनके साथ डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। पर्टिकुलरली जो अफ्रीका से आए हुए जो स्टूडेंट्स थे, दे वर वेरी मच डिससेटिस्फाइड विद द एटीट्यूड ऑफ द अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, और उनको लगा कि क्या अमेरिका की यूनिवर्सिटी नहीं, पूरा वहाँ शासन प्रशासन का ही एक स्वरूप है। और उन्होंने इस बात को लेकर ये बात कही कि दैट द यूनिवर्सिटी वॉज प्रमोटिंग अ सर्टेन क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी अमेरिका का विश्वविद्यालय, अमेरिका के जो विभिन्न विश्वविद्यालय थे, कुछ समाज के एक विशिष्ट वर्ग को ही प्रमोट कर रहा था, एक बुर्जुआ क्लास को प्रमोट कर रहा था, यानी जो प्रिविलेज क्लास थे उसी क्लास के कुछ विद्यार्थियों को प्रमोट कर रहा था, जिससे कि उनकी ग्रूमिंग होकर, उनको ट्रेनिंग देकर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उनको एंट्री देने के बाद उनको प्रिपेयर किया जा सके फॉर फ्यूचर यू कैन से वर्क्स ऑफ फॉर फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अमेरिका के जो आगे आने वाले जो और संगठन थे उसमें उनको उसमें स्थापित किया जा सके, जैसे उनका जैसे पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल पार्टीज में, है ना, इलेक्शंस में या फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस में, अन्य जो विभिन्न प्रकार के संगठन थे अमेरिका में, सब इन्हीं लोगों के हाथ में आ जाए, उनका ऐसा विश्वास था और इसीलिए इसके विरुद्ध वो बहुत ज़्यादा प्रबल विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ बोर्जुआ वाज टेकिंग रूट्स इन द अमेरिकन यूनिवर्सिटी एंड देयरफॉर दे वर अपोजिंग द अमेरिकन कल्चर और यू कैन से द अमेरिकन टेंडेंसी ऑफ दिस काइंड। तो ये वहीं से बात शुरू हुई थी और अमेरिका में एक समय ये बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ गई थी। नॉट ओनली रिमेन कन्फाइंड टू अमेरिका, रादर इट पेरिकुलेटेड टू अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो। यूरोप के अन्य देशों में भी ये पहुंच गई, जैसे फ्रांस में, जैसे जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में, स्पेन में, वहाँ उन देशों में पहुँच गई। जापान में भी आया था और कुछ और एशियन कंट्रीज़ में भी आया था, फिर कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में भी वहाँ पर ये पूरी विचारधारा फैलने लगी, क्योंकि बहुत सारे लैटिन अमेरिका के विद्यार्थी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए गए हुए थे उस समय। और चूंकि अमेरिका तो इज़ अ मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, देयरफॉर वहाँ पर इस प्रकार से जो भी आंदोलन होता है उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से दुनिया भर के अन्य विश्वविद्यालय या अन्य देशों पर भी पड़ता है। तो इसलिए ये उसका इतिहास वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो 1960 के दशक से ये शुरू होता है वास्तविक रूप से। अभी तक तो हम लोग सैद्धांतिक रूप से देख रहे थे, 1930 और 40 के बाद जो विभिन्न विचारक आए उन्होंने अपना योगदान दिया, और उसके साथ साथ 1960 के बाद जो समय शुरू होता है वो वास्तविक रूप से उसको देखा गया कि ये ही न्यू लेफ्ट है और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में ये ज़्यादा देखा गया। तो ये एक हमारे सामने ये बात आती है कि इस तरह से न्यू लेफ्ट ये अनफोल्ड होना शुरू हुआ। तो अब अगर हम इस बात को अगर हम इसको अब समराइज करना चाहें कि व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू लेफ्ट, कि अर्थात ये जो नव वामपंथ है इसके कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, इसके प्रमुख कुछ विशेषताएं क्या हैं। तो अगर हम पहली विशेषता ये कहेंगे न्यू लेफ्ट की क्या है, वो ये है कि दैट इट अपोजेस वेस्टर्न लिबरलिज्म और वेस्टर्न कैपिटलिज्म।